एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। एक ऐसा केस जिसने सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए थे। और एक ऐसा केस जिसमें 13 जजेस साथ में आए थे जजमेंट सुनाने के लिए। इस केस में एक तरफ था पार्लियामेंट का पावर और एक तरफ था कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी। क्या लगता था कौन जीतने वाला था? हम बात कर रहे हैं केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस के बारे में। एक ऐसा केस जिसने फंडामेंटल राइट्स को नया डायरेक्शन दिया, जिसने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। कहानी शुरू होती है केरला से। दौर था 1960 का, जब गवर्नमेंट केरला में लैंड रिफॉर्म लाने वाली थी, या फिर कह सकते हैं ला रही थी। आइडिया सिंपल था, जमीन सिर्फ कुछ लोगों के पास कंसंट्रेटेड नहीं रहना चाहिए। सरकार चाहती थी लैंड होल्डिंग्स को रेगुलेट किया जाए और एग्रेरियन रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसी पूरे प्रोसेस में बात आती है एडनीर मठ की भी। इस मठ की जो प्रॉपर्टी थी ये भी इम्पैक्ट करने वाली थी। इस मठ के हेड थे स्वामी केशवनंदा भारती। अब नेचुरल सा सवाल ये था कि क्या मठ की प्रॉपर्टी सरकार लैंड रिफॉर्म एक्ट के थ्रू एक्वायर कर सकती थी? इस एक क्वेश्चन को लेके केशवनंदा भारती पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन उनको शायद खुद भी ये नहीं पता था कि उनका ये केस सिर्फ प्रॉपर्टी का केस नहीं रहने वाला था। इट वॉज अबाउट टू बिकम अ बैटल ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अब आते हैं कहानी के दूसरे मोड़ पे, जब प्रॉपर्टी से निकल के ये केस फंडामेंटल राइट्स तक पहुंचा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, अगर मैं आपसे आज पूछूं कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है, तो आपका जवाब होगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन 1970 में इसका आंसर डिफरेंट था। तब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स के अंडर प्रोटेक्शन मिलता था, अंडर आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31। तो अब इशू ये नहीं था कि क्या गवर्नमेंट मेरी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है कि नहीं। क्वेश्चन ये बन गया था, क्या पार्लियामेंट ऐसे लॉज बना सकती है जो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करे। और यहां से स्टोरी और ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब इस स्टोरी के थर्ड पार्ट में एंट्री होती है एक पुराने केस की। केशवनंदा भारती के केस से पहले एक और लैंडमार्क केस हुआ था कुछ साल पहले। वो केस था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करके उन्हें टेक अवे नहीं कर सकती। अब पार्लियामेंट के सामने कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आए थे। वो चाहते थे लैंड रिफॉर्म एक्ट में अमेंडमेंट करना, यानी कि लैंड से रिलेटेड कुछ चेंजेस करना चाहते थे। बट सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें स्ट्रिक्टली कहा था कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने का लिमिटेड पावर है, वो फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह चेंज नहीं कर सकते। तो अब यहां पे सवाल आता है कि लैंड रिफॉर्म भी तो फंडामेंटल राइट्स में आ रहा है। प्रॉपर्टी अगर एक्वायर करना चाहती है सरकार, तो ये फंडामेंटल राइट्स को लिमिटेड पावर से निकल के बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट पावर में आ जा रहा है। तो अब सरकार के पास था क्वेश्चन कि ये करे तो करे क्या। तो यहां से पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करना शुरू किया। अब आते हैं कहानी के फोर्थ पार्ट पे, जहां पे पार्लियामेंट ने काउंटर अटैक किया। पार्लियामेंट ने क्या किया, सबसे पहले लाई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और फिर लाई 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में प्रॉपर्टी राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए। और इस अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस हुआ आर्टिकल 31C। ये आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है सोशल वेलफेयर लॉज को चैलेंज करने से। मतलब इन्होंने एक स्ट्रैटेजी खेली यहाँ। और फिर आता है 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहां पे केरला के लैंड रिफॉर्म्स को 9th शेड्यूल में ऐड किया। अब आते हैं केशवनंदा भारती के केस में वापस। अब सिर्फ क्वेश्चन ये नहीं था कि मेरे लैंड को बचाओ। अब क्वेश्चन ये था कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी शेड्यूल, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। और अगर आंसर यस था, तो क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। अब केशवनंदा भारती का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। चीफ जस्टिस SM सिकरी ने बनाया 13 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। 5 नहीं, 7 नहीं, 13 जजेस का बेंच बना। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में से एक था ये। पिटिशनर के साइड से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लीगल जाइंट्स, और उनमें से एक थे नानी पालकीवाल, और दूसरे साइड गवर्नमेंट के कुछ पावरफुल लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आर्ग्यूमेंट शुरू होती है और फिर आता है एक क्वेश्चन, इफ पार्लियामेंट कैन चेंज एवरीथिंग,
What stops it from changing the entire constitution itself from its existence? मतलब अगर पार्लियामेंट के पास इतना ही पावर है कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, तो उनके पास तो ये भी पावर है कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही खत्म कर सकती है। 31 अक्टूबर 1972 से लेके ये आर्ग्यूमेंट 68 डेज तक चले। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 368 और ना जाने किन किन बातों पे चर्चा हुई। और फिर आया जजमेंट डे 24 अप्रैल 1973। 13 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना था, जिसमें से जजमेंट जब आया तो जजेस का बेंच डिवाइड हुआ 7:6 में। 7 जजेस ने कहा यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नो, द पावर इज नॉट अनलिमिटेड। अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकता है, पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज बिल्कुल नहीं कर सकता या उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। एंड जस्ट लाइक दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मिला उसका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है क्या, तो इसे सिंपल भाषा में समझे तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ क्या है, जुडिशियल रिव्यू कैसे करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ इंडिया। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। बट वेट, केशव नंदा भारती के केस में राइट टू प्रॉपर्टी का क्या हुआ इसमें? हम तो राइट टू प्रॉपर्टी से फंडामेंटल राइट्स तक पहुंच गए, बट जो मेन केस था उसका क्या हुआ? तो केशव नंदा भारती के टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स थी, बट 44th अमेंडमेंट में इसको चेंज कर दिया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं था, और हटाकर इसको आर्टिकल 300A में प्लेस कर दिया गया। यानी अब जो पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ एक राइट है अब। तो केशव नंदा भारती के केस में राइट टू प्रॉपर्टी तो नहीं, बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जरूर मिला हमें। इस पूरे स्टोरी को मैंने एक पेज में समराइज कर दिया है, जहां पे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ था और कैसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन तक पहुंचे, वो पूरा उसमें इमेज फॉर्मेट में दिया गया है। आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। वो आपको कहाँ मिलेगा? हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा आपको। वहां पे जाके आप लिंक पे क्लिक कर सकते हो और आपको वो पेज जरूर से मिल जाएगा। और अगर आपको इंडियन लॉज को इसी तरह स्टोरीज के थ्रू, रियल एग्जांपल्स के थ्रू और सिंपल वे में समझना है, तो हमारे चैनल को आज ही अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कल जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग एक इम्पोर्टेंट अपडेट या फिर पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर एक लॉ स्टूडेंट, हर एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट या फिर जब आप लॉ क्यूरियस हो तो आपको इस बारे में जरूर जानना चाहिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।